Assalamu alaikum class 10. We are doing the revision of chapter number 3 जिसमें बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का रिलेशन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ एंजाइम्स. व्हाट एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दिया करते हैं, इन्हांस कर दिया करते हैं. बायो कैटलिस्ट मीन वो कैटलिस्ट जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हुआ करते हैं. दैट माइट बी एनी काइंड ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स और एनी टाइप ऑफ प्लांट और एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि उस लिविंग बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उनको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट. राइट, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं. दैट enzyme are the biological catalysts that speed up the rate of biochemical reaction. Biochemical reaction mean the reaction that is happening in any living body. right, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर हुआ करते हैं. इसको टर्शरी या क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं. 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर मीन ग्लोब टाइप होता है, इस तरह सर्कुलर टाइप होते हैं, 3 डायमेंशनल हुआ करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करता है. ठीक है, इसके अलावा लिविंग बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल आरएनए भी होते हैं. आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं जो कि एंजाइम फॉर्मेशन किया करते हैं. और इसके अलावा बाज़-औक़ात ये आरएनए खुद भी एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं. राइट, और जब आरएनए इटसेल्फ एक्ट करता है एज एंजाइम तो उस वक्त इनको राइबो एंजाइम्स कहते हैं. और यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है हैमर हेड राइबोजाइम. ये एक एंजाइम है जो कि हमारी जिसका कि साइड पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर इसके स्पेसिफिक फंक्शन हुआ करते हैं. राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट हुआ करती है. ये एक्टिव साइट वो स्पेसिफिक रीजन हुआ करता है जो कि रिएक्टेंट को, जिस भी चीज़ का रिएक्शन करना होता है, उस रिएक्टेंट को एक्टिव साइट के साथ बाउंड करती है. इसके अलावा एक्टिव साइट के अंदर कोफैक्टर्स हुआ करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हुआ करते हैं. और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट को होल्ड करने में टूवर्ड्स द एक्टिव साइट. ये हेल्प करते हैं कि सबस्ट्रेट अटैच हो एक्टिव साइट के साथ. हम इसकी एग्जांपल ऐसी ले सकते हैं जैसे लॉक एंड की है, ताला और चाबी है. ठीक है, तो पूरे ताले के अंदर जो एक्टिव साइट होती है, चाबी को खोलने वाली या लॉक को खोलने वाली जो साइट होती है वो बहुत छोटी सी हुआ करती है. राइट, तो लॉक के अंदर या ताले के अंदर जो की इंसर्जन का पॉइंट है, उसी तरह एंजाइम की भी बात करते हैं. जैसे कि लॉक के लिए वो एक्टिव साइट है कि उस साइट के अंदर की को, उस होल के अंदर की को अगर घुमाएंगे तो जाके लॉक खुलेगा. इसी तरह से हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें एक्टिव साइट जो कि एक्चुअल रिएक्शन करेगी वो छोटी सी साइट हुआ करती है और वहाँ पर जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है. जैसे की होल के अंदर की जाके अटैच होती है और इसको अनलॉक कर दिया करती है, इसी तरह से एक्टिव साइट के ऊपर जाके रिएक्टेंट अटैच होता है और रिएक्शन करके अपनी पहली टाइप से किसी और टाइप में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर वो पहले ए की फॉर्म में था तो एक्टिव साइट के साथ कंबाइन होकर रिएक्ट करेगा और बी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी फॉर्म को चेंज कर देगा. ठीक है, और जिस तरह से की का हैंडल जो होता है, जो कि हमारे हाथ में होता है, एक्चुअल चीज़ तो आगे वाले सिरे पे होती है जो कि लॉक को अनलॉक कर रही होती है, लेकिन सपोर्टिव फैक्टर के तौर पर पीछे हैंडल होता है जो कि हमारे हाथ में होता है और जिसको हम की होल में डालते हैं और की को अनलॉक किया, लॉक को अनलॉक करते हैं. अगर वो हैंडल पीछे की सपोर्ट नहीं होगी तो हम लॉक को अनलॉक नहीं कर सकते. इसी तरह से जो को फैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये इस सबस्ट्रेट को अटैच करवाते हैं एक्टिव साइड में ताकि वो रिएक्ट करे और अपनी फॉर्म को अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करके किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, एक्टिव साइट मैंने पहले ही कहा कि लॉक एंड की वाली बात है कि की होल जैसे छोटा सा हुआ करता है और लॉक बड़ा सा होता है, ताला खुद बड़ा सा होता है और इसका जो की होल होता है वो बहुत छोटा सा होता है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम की एक्टिव साइट हार्डली 5% टोटल सरफेस ऑफ एंजाइम का लिया करती है कि
एंजाइम खुद बड़ा सा होता है, लेकिन उसकी वो जो की वाली सरफेस है, वो जो एक्टिव साइड है जो कि रिएक्शन एक्चुअली करेगी, वो सिर्फ 5% हुआ करता है टोटल सरफेस का, राइट। जो एक्टिव साइट होती है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की एक स्पेसिफिक शेप होती है, इसलिए ये प्रोटीन ही एक क्योंकि एक्टिव साइट बना रहे होते हैं, तो इन एक्टिव साइट्स की भी एक स्पेसिफिक शेप हुआ करती है। एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन, इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइट और ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। जैसे प्रोटीन की शेप चेंज होगी मतलब एक्टिव साइट की शेप चेंज होगी, और एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है तो इसका मतलब एंजाइम का एक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे एक ताला है या लॉक है, उसकी की स्पेसिफिक हुआ करती है, राइट। जब की चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब अब वो जो की है वो उस लॉक के लिए काम की नहीं, उसके फंक्शन को होने नहीं देगी। इसी तरह से एंजाइम्स की बात करते हैं कि एंजाइम्स की स्पेसिफिक शेप होती है। एंजाइम्स के अंदर जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक हुआ करती है, और अगर उसकी शेप चेंज हो जाती है तो अब ये एंजाइम अपने नॉर्मल फंक्शन से हट जाएगा। जैसे चाबी चेंज होने पर लॉक अनलॉक नहीं हुआ करता अनलेस कि हम करेक्ट की को लेकर आएँ, ठीक है। इसी तरह से एंजाइम के ऊपर अगर प्रॉपर एक्टिव साइट होगी तो एंजाइम काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव साइट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। बाइंडिंग साइट जो कि चूज़ करती है, सेंस करती है कि सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या आ रहा है और उसको एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देती है। जबकि दूसरी टाइप है कैटालाइटिक साइट, ये कैटालिसिस का इट परफॉर्म्स द कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम मीन ये सबस्ट्रेट को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ देगी, और अब सबस्ट्रेट क्या होगा, अपनी कंपोजिशन को चेंज करके, टूटने के बाद अपनी कंपोजिशन को चेंज करके किसी नई फॉर्म में खुद को जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पूरा जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो भी आ गया है। हमने थोड़ी देर पहले कोफैक्टर्स की बात की थी। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हम यूजुअली कहते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हुआ करते हैं, और नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स से परफॉर्म नहीं हो पाते हैं। ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक है, प्रोटीन्स हैं। तो अगर अमाइनो एसिड्स कोई रिएक्शन नहीं कर पाते तो उसके लिए क्या मौजूद हुआ करता है, नॉन प्रोटीनियस कोफैक्टर्स हुआ करते हैं। कोफैक्टर्स की भी फर्दर 2 टाइप्स है, ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन हाइड्रोकार्बन वाले, ऐसे कोफैक्टर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हुआ करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये वो कोफैक्टर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट और एलिमेंट्स होंगे लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिव और इनएक्टिव प्रोटीन की बात दिखा रहे हैं। विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज़ इनएक्टिव। अगर कोफैक्टर नहीं है तो वो प्रोटीन जो कि एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा है वो इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर उसी प्रोटीन के ऊपर कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो ये कोफैक्टर हेल्प करता है रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच होने में, और सबस्ट्रेट अटैच होगा एंजाइम के साथ मीन रिएक्शन भी परफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, ये एंजाइम्स खुद कहाँ बनते हैं? हमने बहुत सारी एंजाइम्स की बात की। एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग साइट कौन सी है? तो एंजाइम ज़्यादातर बनते हैं आरएनए के अंदर, या जो राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी आरएनए के अंदर मैं कह रही हूँ। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो फैक्ट्रीज़ हैं छोटी छोटी जहाँ पे एंजाइम्स बना करते हैं, और ये राइबोसोम्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और सेल का भी एक ऑर्गेनल होता है, छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे दाने हुआ करते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, और इन राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं एंजाइम्स, राइट। अब किस रिएक्शन के लिए कैसा एंजाइम चाहिए, मतलब किस चाबी को खोलने के लिए कैसा ताला चाहिए,
तो उस सब की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है? डीएनए। डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस शेप का एंजाइम चाहिए, इस कंपोजिशन का एंजाइम चाहिए। जैसे हम लोग जाके बता रहे होते हैं, या डिफरेंट जो लॉक मेकर्स होते हैं उनको जाके इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती है कि हमें किस तरह के लॉक्स चाहिए होते हैं। इसी तरह से डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉडी को किस तरह के एंजाइम्स चाहिए, और डीएनए की इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे राइबोसोम एंजाइम्स को बनाया करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के हुआ करते हैं, राइट। ये एंजाइम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, और उन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड जैसे ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ईंटों के मिलने से, या डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कंपोजिशन में अटैच हो, जब जब हम ईंटों को डिफरेंट शेप में अरेंज कर रहे होते हैं तो डिफरेंट बिल्डिंग्स आती हैं। इसी तरह से जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक एंजाइम्स बनते हैं, और इनमें से हर एंजाइम का अपना एक फंक्शन होता है। यहाँ पे नीचे डायग्राम दी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उनके ऊपर डॉट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं। इन राइबोसोम्स को डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है, और ये राइबोसोम उन इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर एंजाइम्स को बना रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की बात करते हैं कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए और क्या हुआ करती हैं। एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, कि हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ पावर, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? उस एनर्जी को कम कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसके लिए अच्छा खासा पुश करना पड़ेगा तो स्टार्ट होगी, तो ये क्या करते हैं? उस पुशिंग पावर को कम कर देते हैं और ईजिली स्टार्ट करवा देते हैं, राइट। इसी तरह से हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? उस एनर्जी को डाउन करवा देते हैं, और इस तरह से रिएक्शन जल्दी और तेज़ी से शुरू हो जाता है, राइट। Their presence does not affect the nature and the property of end product, कि इनकी मौजूदगी की वजह से जो भी रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट होती है, फाइनल प्रोडक्ट होती है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए हिस्सा लेते हैं, और एज इट इज़ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा से रिटेन हो जाते हैं। जिस शेप में ये रिएक्शन से पहले होते हैं उसी शेप में ये रिएक्शन के बाद भी हुआ करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एंड दैट इज़ ईच एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। इनमें से हर एक का एक स्पेसिफिक एक्शन हुआ करता है, और हर एक अपना स्पेसिफिक रिएक्शन ही दिया करते हैं। अगर इन एंजाइम के सामने मतलब का, इनकी केमिस्ट्री से मैच करता हुआ सबस्ट्रेट आता है तो ये उसको अपने साथ बाइंड करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ करता है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। इन एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बॉडी में नहीं चाहिए होती, बल्कि इनकी छोटी सी क्वांटिटी क्या करती है? एंजाइम को रिएक्शन को एक्सेलरेट करवा देती है, स्पीड अप करवा देती है, राइट। एंजाइम के अंदर एक और क्वालिटी होती है दैट दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड सेंसिटिव टू चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कि अगर बॉडी की पीएच चेंज हो जाती है या किसी भी रिएक्शन की पीएच चेंज हो जाती है तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से डेविएट कर जाता है, चेंज हो जाता है, तब भी एंजाइम्स काम नहीं किया करते हैं। और अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है या ज़्यादा होती है, नॉर्मल से हट जाती है, तब भी एंजाइम काम नहीं करते हैं, राइट। Turnover is defined as the number of substrate molecules transformed per minute by one enzyme molecule. टर्नओवर मीन फाइनल प्रोडक्ट कितनी बन रही है। ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि एक मिनट में कितना सबस्ट्रेट अपनी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में चला गया, मतलब अपनी पुरानी हालत से नई हालत में एक मिनट में कितना कन्वर्ट हुआ है। दिस इज डिफाइंड एज अ टर्नओवर नंबर ऑफ दैट एंजाइम मॉलिक्यूल, राइट। इसको कैलकुलेट करने के लिए कैटलाइज टर्नओवर नंबर को किस तरह से करती है? 6 × 106। यहाँ पे कैटलेज एक एंजाइम है, उसका टर्नओवर बताया गया है कि वो 6 × 106 पर मिनट किया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स की आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट दिए हुए हैं। सबस्ट्रेट मीन वो रिएक्टेंट
जो कि एंजाइम के साथ अटैच होकर अपनी शेप को या अपनी फॉर्म को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हम पानी की बात करते हैं कि पानी में पहले H2 होता है, रिएक्शन के बाद अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, तो अगर किसी एंजाइम की हेल्प से सपोज़ वो रिएक्शन होता है, पानी जाके उस एंजाइम के साथ अटैच हो, रिएक्ट करे और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक है, इसी तरह से ये भी बात है कि लैक्टोज एक रिएक्टेंट होता है। जब ये लैक्टेज के साथ अटैच होता है जो कि एक एंजाइम है, तो ये खुद को कन्वर्ट कर देता है दो कंपोनेंट्स के अंदर, और वो कंपोनेंट्स क्या है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। एक लैक्टोज मॉलिक्यूल दो सब मॉलिक्यूल्स में टूट जाया करता है। वो सब मॉलिक्यूल्स के हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और इसके लैक्टोज के इस ब्रेकडाउन में हेल्प कौन कर रहा है, एक एंजाइम है, दैट इज़ लैक्टेज। इसी तरह से मोल्टोज भी एक टाइप का शुगर कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। मोल्टोज जब मल्टेज एंजाइम के साथ अटैच होता है तो मोल्टोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, स्वीट शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सेल्यूलोज प्लांट के अंदर प्रेजेंट हुआ करता है। ये एंजाइम सेल्यूलेज के साथ कंबाइन होता है और ख़ुद को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सेल्यूलोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, लेकिन जब ये सेल्यूलेज के साथ अटैच होता है तो सेल्यूलेज इस सेल्यूलोज को कॉम्प्लेक्स सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया करता है। ठीक है, लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं, फैट्स की हम बात करते हैं, जिनका कि डाइजेशन प्रोसेस हम लोग आप लोग के सिलेबस में भी देख चुके हैं। प्रोटीन का हम लोगों ने देखा था, लिपिड्स का देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स का देखा था। तो आगे इन तीनों की ही एग्जांपल आ रही है कि ये अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ करते हैं। सो लिपिड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म by the help of lipase enzyme, and the simple form of lipids are glycerol and fatty acid. तो लिपिड मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में कैसे टूटते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम, राइट। इन द सेम वे स्टार्च दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट is converted into simple sugar, that is maltose, by the help of an enzyme that is known as amylase. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, प्रोटीएज की मदद से। और प्रोटीन अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल प्रोडक्ट जो कि पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाया करता है बाय द एंजाइमेटिक एक्शन, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम्स। इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल बताई है, ठीक है। आप लोगों के बीइंग जनरल साइंस, आप लोगों के सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी सी डिटेल भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि अगर आप इससे रिलेवेंट मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, राइट। मे बी आप लोगों ने उन टर्म्स को पहले ना पढ़ा हो। मैंने पूरी कोशिश की कि जो नई टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन करूं आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो उसको सर्च कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।